यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिमिनरी एग्जाम कंप्लीट हो गया है और आज मैं पुनीत पांडे आपके सामने इस एग्जाम में जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के लिए आया हूं। तो चलिए बिना कोई देर किए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है और इसमें कहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट should takes place without damaging the environment and development in the present time should not compromise with the need of future generation। अब देखिए इसमें दो कीवर्ड्स हैं। पहला है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, सतत विकास की, तो ये जो सतत विकास है ये इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना पड़ चाहिए। ठीक है, तो ये सही बात है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो आजकल डेवलपमेंट हो रहा है ये आने वाली भविष्य की आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके विकास में उनके लिए किसी भी तरह की बाधा या समस्या के तौर पर नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही बातें लॉजिकल हैं, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, इसलिए असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। रीजन पे जाते, रीजन कहता है एजेंडा 21 के बारे में और ये कह रहा है एजेंडा 21 1995 में साइन किया गया था। तो देखिए ऐसा है, एजेंडा 21 जब हम कहते हैं साइन कब हुआ था, तो एक समिट हुआ था जिसका नाम है अर्थ समिट। और अर्थ समिट जो आपका 1992 में हुआ। ये कहाँ हुआ था? ये ब्राज़ील में एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में ये आपका अर्थ समिट हुआ था और वहीं पर एजेंडा 21 यानी 21वीं सदी का एजेंडा के साइन किया गया था। तो ये 1992 में साइन हुआ। इसका मतलब जो हमारा ये कुछ जो रीज़न है यानी कि एजेंडा 21 साइन बाय वर्ल्ड लीडर इन 1995 ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो असर्शन सही है, रीज़न गलत है और इसीलिए आपका ऑप्शन डी दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये आपका सही हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम के बारे में बात हो रही है। कह रहा है विद रेफरेंस टू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम या जिसे हम हिंदी में पास की तंत्र भी कहते हैं। इकोसिस्टम के बारे में क्या कह रहा है? ग्रीन प्लांट यानी हरे पौधे टोटल एनर्जी का 1% ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, जितनी भी सूर्य की ऊर्जा हरे पौधों की पत्तियों पे गिरती है उसका केवल 1% ही ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाते, बाकी जो है वो एब्जॉर्ब करने में अक्षम होते हैं। इसका मतलब फिर से हमारा जो पहला वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है अराउंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसके बारे में बात हो रही है। ऑर्गेनिक मैटर यानी जिसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है। जो नियम है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ 10%, 10% का नियम जिसे लिंडमैन ने दिया था। और ये जो 10% का नियम है ये ऑर्गेनिक मैटर के लिए नहीं दिया गया है, कार्बनिक पदार्थ के लिए नहीं दिया गया, ये नियम दिया गया है एनर्जी कि हर ट्रॉफिक लेवल यानी पोषण स्तर से कुल ऊर्जा का केवल 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल में पहुंचता है। जैसे कि दिखाई पड़ रहा है, प्रोड्यूसर यानी हरे पौधों में अगर 1000 कैलोरी एनर्जी है स्टोर, तो अगले ट्रॉफिक लेवल में केवल 100 कैलोरी एनर्जी पहुंचेगी, उसके बाद 10 कैलोरी और उसके बाद 1 कैलोरी, यानी कि केवल 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ध्यान दीजिए किसका ट्रांसफर होता है? लिंडमान के नियम के अनुसार या 10% का जो लॉ है उसके अनुसार एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहां पर अब मामला जो है थोड़ा सा फंस गया है। अब इसको कमीशन इसका सही जवाब क्या देता है वो तो समय की गर्त में है। फिलहाल चूंकि नियम साफ साफ कहता है कि ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है और ऑर्गेनिक मैटर जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होता है वो उसका परसेंटेज वेरी कर सकता है। तो अगर शुद्धतम तौर पे हम कहें तो यहां पर ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत होना चाहिए। लेकिन अगर कमीशन ऑर्गेनिक मैटर और एनर्जी में कोई अंतर नहीं समझता है तो ऐसी स्थिति में कमीशन के आंसर की में ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। फिलहाल इसमें जो मेरी तरफ से है केवल ओनली 1 यानी कि केवल एक ही सही है। नियम के अनुसार एनर्जी का ट्रांसफर 10% होता है, ना कि ऑर्गेनिक मैटर का। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं धारण क्षमता। धारण क्षमता या इसको वहन क्षमता भी कहा जाता है। तो धारण क्षमता या वहन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल हर साल 100 लीटर रिचार्ज हो रहा है तो उसका एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण जो है 200 लीटर होना चाहिए। तो भाई ये तो कैरिंग कैपेसिटी से बाहर की बात हो गई कि संसाधन बन कम रहे हैं और उनका प्रयोग
ज्यादा हो रहा है, तो एकदम इलॉजिकल बात है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन दी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, तो एकदम सही बात है कि अगर इन्वायरमेंट के एब्जॉर्ब करने की उस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अवशोषित करने की क्षमता से अगर वो वेस्ट कम नहीं है तो इन्वायरमेंट के अंदर समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई जनरेशन ऑफ वेस्ट हो, कोई भी किसी भी तरह का अपशिष्ट पदार्थ का उत्पादन हो, तो पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर ही रहना चाहिए। अगर वो बाहर चला गया तो वो कैरिंग कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट नंबर 2 वो बिल्कुल सही हो जाएगा और इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज केवल 2 और केवल 2। तो केवल आपका 2 ही सेकंड नंबर का स्टेटमेंट ही सही है, बाकी पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लाइफ स्टाइल यानी कि लाइफ के बारे में पूछा गया। लाइफ के बारे में यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहली बात कह रहा है कि लाइफ मिशन को जून 2022 में लॉन्च किया गया था, और दूसरी बात कही जा रही है इसको लॉन्च किया गया था COP 25 मैड्रिड में। तो देखिए ऐसा है, जो मिशन लाइफ था इसको लॉन्च नहीं, इसको जो बेसिकली 2021 में जो मिशन लाइफ है इसको सबसे पहले 2021 में नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रपोज किया गया था। और कहां प्रपोज किया गया था? COP 26 ग्लासगो, यानी स्पेन में नहीं, इसको ग्लासगो में नरेंद्र मोदी ने सन 2021 में प्रपोज किया था। लेकिन ध्यान दीजिए प्रपोजल कब आया था? 2021 में। मिशन लॉन्च कब हुआ? 2022 में। तो याद करिएगा प्रपोजल 2021 में दिया गया था लेकिन लॉन्च 2022 में किया गया था, नंबर 1। और दूसरी चीज, इसे मैड्रिड स्पेन में नहीं प्रपोज किया गया था, इसको कहां से प्रपोज किया गया था? COP 26 ग्लासगो। तो यहां पे चलते हैं वापस अपने ऑप्शंस पे। तो ऑप्शंस हमारे दिखा रहे हैं कि ऑप्शन जो है पहला है, इसको लॉन्च किया गया था जून 2022, जिसे मैंने कहा प्रपोज 2021 में किया गया था लेकिन लॉन्च इसे 2022 में किया गया। सही जवाब है। और ये आइडिया सबसे पहली बार प्रपोज किया गया COP 25, तो 25 नहीं 26 थी, मैड्रिड नहीं था, वो जगह थी ग्लासगो। तो ये इसके आधार पर स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत हो जाता है और इस आधार पर ऑप्शन ए केवल एक जो है वही आपका सही जवाब बनकर उभरता है। तो नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नंबर नेक्स्ट ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित सवाल है और ISFR के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज अ फॉरेस्ट कवर मोर देन 20% से ज्यादा, जहां कहां पर क्षेत्रफल है, वन का क्षेत्रफल है। 3 जिले दे रखे हैं, बहराइच, चंदौली और श्रावस्ती। और यहां हमें गेस वर्क न करते सीधे हम ISFR रिपोर्ट यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पर ही चल जाते हैं। तो ISFR में अगर हम देखते हैं बहराइच के बारे में बात करते हैं तो बहराइच में फॉरेस्ट कवर है 10.15%, यानी बहराइच जो है लिस्ट से बाहर चला गया। चंदौली में देखते हैं तो चंदौली में परसेंटेज है 21%, यानी ये लिस्ट के अंदर आ गया। और श्रावस्ती में है 20.95%, यानी ये भी लिस्ट के अंदर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है उन जिलों के बारे में बताइए जहां पर फॉरेस्ट कवर 20% से ज्यादा, मोर देन 20% ऑफ देयर टोटल एरिया। और इस आधार पर चंदौली और श्रावस्ती ये दोनों के दोनों जिले जो हैं यहां पे 20% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन डी। 2 और 3 दोनों में ही फॉरेस्ट कवर जो है 20% से ज्यादा है। नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनग्रोव के बारे में। मैनग्रोव के लिए एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसका नाम है मिस्टी नाम का इनिशिएटिव है और इसके 2 ऑप्शन दिए हैं। ये 2019 में लॉन्च किया गया और इसका काम है मैनग्रोव जंगलों को रिस्टोर करना। तो जो मिस्टी मिशन है इसको पहली बात तो 2019 में नहीं, इसको लॉन्च किया गया था 2023 में। तो इसका मतलब हमारा पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहले ही लिख दिया 2019 में, जबकि लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2023 में, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया। नाम ही है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, तो जाहिर सी बात है इसमें मैनग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना जो है इसके अंदर इंटीग्रेटेड पार्ट है। मैनग्रोव जंगल वो जंगल होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। ये पेड़ जैसे कि इसमें आता है सुंदरी का पेड़, वो क्या करते हैं, ये जंगल जो है नमकीन पानी में भी ये पौधे उग सकते हैं और ये कोस्टल एरिया को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो इस आधार पे हमारा पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि 2019 में नहीं 2023 में लॉन्च हुआ। और दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट ओनली 2, केवल 2 ही सही है, बाकी ऑप्शन ए आपका गलत होगा। नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिर देखा गया कई सारी रामसर साइट्स हैं
तो विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट्स आर नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन है? चार का नाम दिया है। पहला है सरसई नावर, दूसरी है समरसपुर, तीसरी है रुद्रसागर और चौथी है सुल्तानपुर। तो देखिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी भी रामसर साइट्स हैं कुल मिला के 10 हैं, और 10 की लिस्ट अगर आप खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगी समरसपुर बर्ड सेंचुरी मिलेगी, साथ ही सर सरसई नावर झील, यानी ये दोनों की दोनों झीलें जो है आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, सरसई नावर और समरसपुर। रुद्र सागर झील जो है त्रिपुरा में, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हरियाणा में पड़ता है। तो ये दोनों आपके नहीं है। तो यही पूछा गया निम्नलिखित में से कौन प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन कौन से नहीं है? 3 और 4, यानी ऑप्शन बी, ये दोनों राष्ट्रीय, ये जो दोनों वेटलैंड्स हैं रामसर वेटलैंड्स, ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में बड़ा ही एक पहला सवाल बनाया कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर इसका इंडिया में है और कुल मिला के 38 मेंबर हैं। देखो भाई, जैसे ही 38 मेंबर लिखा वैसे ही ऑप्शन गलत हो गया। 38 मेंबर नहीं, इसके 100 से भी ज्यादा मेंबर्स जो हैं इस वक्त इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा पढ़ते ही गलत हो गया, मेंबर ही गलत लिख दिए। दूसरा क्या कह रहा है? वर्ल्ड सोलर बैंक एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव वर इनिशिएटेड अंडर इट। तो जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, इसमें नरेंद्र मोदी ने बेसिकली ये वन सन वन ग्रिड के बारे का जो इनिशिएटिव है इसकी घोषणा की थी। तो इसका अर्थ है कि जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट, वो आपका सही हो जाता है, जबकि पहला वाला स्टेटमेंट मेंबर की संख्या गलत लिखे होने की वजह से वो गलत हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओनली 2, केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। बाकी सारे जवाब आपका जो ऑप्शन 1 है वो आपका गलत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू ओजोन लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो भाई, ओजोन लेयर के संबंध में बात हो रही कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। सभी को पता है ओजोन लेयर शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेड से बचाती है, सभी को पता है, हाँ बचाती है। और ओजोन डिप्लीशन हैज लिंक टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमें सभी को पता है कि एक स्पेशल तरह की परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, और ओजोन परत जो है वो आपके पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में ये परत जो है आपकी मिलती है। द नेम ऑफ द लेयर इज समताप मंडल या ओजोनोस्फीयर, या ये कहाँ मिलती? स्ट्रेटोस्फीयर में। और ये काम क्या करती है? जो यूवी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेज आ रही उनको पृथ्वी पर पहुंचने से रोक देती है। अब स्पेशल तरह के केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ओडीएस। ओडीएस का मतलब क्या? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं। और सबसे इसमें फेमस है जिसका नाम है सीएफसी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सारी बातें लगभग स्पष्ट ही हो गई कि निम्नलिखित में से कौन सा सब्सटेंस होगा। तो जाहिर सी बात है इसका स्टेटमेंट नंबर 1 जो कि क्या कह रहा है? स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि जो ओजोन परत है वो शील्ड सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेज, बिल्कुल सही है। और ओजोन डिप्लीशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 बोथ, दोनों के दोनों। इसका सही जवाब 1 और 2 बोथ हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में सभी को पता है कि लाइकेंस जो है वो क्या होते हैं। लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पता है लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड एक विशेष तरह की जहरीली गैस होती है, और जब ये गैस की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो लाइकेन के पौधे सूखने लगते हैं। इसलिए जगह जगह पे लाइकेन के पौधों को लगा दिया जाता है। और जब भी सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी, जैसे ही ये लाइकेन का पौधा है, और जब भी सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यानी वायु प्रदूषण में की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी तो लाइकेन सूख कर नष्ट हो जाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही, इसीलिए इसने इंडिकेटर कहा जाता है एयर पोल्यूशन का। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट के बारे में, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं आपके कि लाइकेन्स आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सही है। और लाइकेन ग्रोज इन वेल इन पॉल्यूटेड एरिया। तो ये तो लिखा है लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं, तो बिल्कुल लॉजिक की बात ही नहीं, वो सूख जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होता है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन इसके गलत हो जाते हैं। तो नंबर नेक्स्ट में मूव करेंगे। लिस्ट दे रखी है नेशनल पार्क की, दाचीगाम, केवलादेव, कान्हा और पेरियार। तो देखते हैं कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है।
तो देखिए, अगर आपको देखना हो तो दाची गाम, लगभग आप में से सबको पता होगा, दाची गाम जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, दैट इज दाची गाम। ठीक है, वो आ गया JNK में, JNK में। दूसरा राजस्थान में आपका पड़ेगा केवलादेव घाना। तीसरा कान्हा कहाँ पड़ेगा, वो पड़ेगा मध्य प्रदेश में। चौथा केरला जो है वहां पे पड़ेगा आपका पेरियार। पेरियार कहाँ है, केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे पड़ता है, बेसिकली केरला में आ गया। तो ये चारों के चारों नेशनल पार्क, दाची गाम आपका जम्मू कश्मीर में, आपका केवलादेव घाना राजस्थान में, पन्ना जो कि है वो कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में, और लास्ट वाला है जिसका नाम है पेरियार, पेरियार आपका कहाँ पड़ेगा, केरला में। तो इसको आसानी से हम लोग मैच कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा दाचीगाम जम्मू कश्मीर, केवलादेव मध्य प्रदेश, कान्हा केवलादेव डॉट मध्य प्रदेश, कट लगा देना, दाचीगाम जम्मू कश्मीर, केवलादेव राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, और पेरियार केरला। यानी ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पेयर। इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर, बिल्कुल सही, सही है। इन्वायरमेंट डे कब पड़ता है, 5 जून, ये भी सही है। गलत कौन सा है आपका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये कब होता है, 22 मार्च लिखा है, लेकिन होता कब है ये होता है 3 मार्च। और पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3। तीसरे नंबर का जो पेयर है वो आपका गलत है, बाकी सारे पेयर्स आपके सही हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। चलिए, अब की बार बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं, और इसमें 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनके स्टेट्स पूछे गए हैं, नोक्रेक, मानस और अगस्त्या मलई। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी जगहों पे ये पाए जाते हैं। तो पहला हमारा नोक्रेक, और नोक्रेक आपका पाया जाता है मेघालय में। ये बायोस्फीयर रिजर्व आपका कहाँ है, इट इज लोकेटेड इन मेघालय। दूसरा है मानस, और मानस बायोस्फीयर रिजर्व आपका मिलेगा कहां पर, ये मिलेगा आपका आसाम में। तीसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज नोन एज अगस्त्या मलाई, और अगस्त्या मलाई जो है वो आपका कहां मिलेगा, ये बेसिकली आपका केरला वाले सेक्टर में मिलेगा। तो तीनों के तीनों आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और देख लेते हैं कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है। तो पहला है आपका दैट इज नोक्रेक। नोक्रेक जैसे मैंने कहा इसमें दिया है मणिपुर, जबकि कौन सी जगह है, दैट इज मेघालय। मानस आपका कहां है, इसमें लिखा है असम, बिल्कुल सही। अगस्त्य मलाई कहां है, ये है केरला, बिल्कुल सही। यानी कि 2 और 3 सही है, लेकिन पूछा है कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन है केवल एक, यानी कि नोक्रेक जो है, जो कि मणिपुर में दिया है, वो मणिपुर में ना होकर वो मेघालय में है। तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर द एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। तो वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन बनाता है। तो देखिए, भूजल, भूगर्भ जल क्या होता है, ऐसा पानी जो जमीन के अंदर पाया जाता है, भूमिगत जल, जिसको हम नलकूपों इत्यादि के द्वारा निकालते हैं। और इनकी जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो बनाई जाती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के जरिए, यानी केंद्रीय भूजल बोर्ड इसकी रिपोर्ट बनाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3। तो सही जवाब है केंद्रीय भूजल बोर्ड इसकी रिपोर्ट बनाएगा। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ वर्ल्ड वाटर सप्लाई एंड अरेंज देम ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में घट रहा है, अवरोही क्रम में। डिसेंडिंग का मतलब सबसे ज्यादा पहले वाला रहेगा, उसके बाद कम, और उसके बाद कम, और फिर सबसे कम। तो सबसे ज्यादा पानी कहां पाया जाता है, तो इसको देख लिया जाए। देखिए, सबसे ज्यादा पानी जो है, चाहे वो खारा हो चाहे मीठा, दोनों तरफ पानियों में अगर हम तुलना करें, तो सबसे ज्यादा पानी कहां मिलता है, ओशन में, समंदर में। समंदर के बाद पानी नंबर आता है 2, किसका आता है, ग्लेशियर का। ग्लेशियर के बाद तीसरे नंबर पे कौन आता है, भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर। और चौथे नंबर पे कौन आएगा, रिवर। रिवर्स में, नदियों में पानी सबसे कम है इस क्रम के अनुसार, उससे ज्यादा भूमिगत जल में, उससे ज्यादा ग्लेशियर में, और सबसे ज्यादा ओशियन यानी कि महासागरों में। हमसे सवाल क्या पूछा गया है, हमसे सवाल पूछा गया है कि अवरोही क्रम, आरोही नहीं है क्रम है, अवरोही यानी घटते हुए ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा बड़े वाले को सबसे पहले रखेंगे, और इस तरह से हमारा नंबर 1 पर आएगा ओशियन, ओशियन के बाद आएगा पोलर आइस यानी ग्लेशियर, फिर आएगा ग्राउंड वाटर, और सबसे लास्ट में रिवर। यानी क्रम हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2।
और देखते हैं 1 3 4 2 कहां मिलेगा, दैट इज ऑप्शन सी। जो सी नंबर का ऑप्शन है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा ओशन में, ओशन के बाद ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर के बाद आपका जो है ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर के बाद सबसे लास्ट में आ जाएगी रिवर्स, रिवर्स में सबसे कम। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे ऑपरेशन ओलिविया के बारे में बात की गई है। ऑपरेशन ओलिविया, पहले तो ऑपरेशन ओलिविया क्या, एक स्पेशल तरह का कछुआ होता है जिसे हम ऑलिव रिडली टर्टल कहते हैं। ये जो है ऑलिव रिडली टर्टल एक तरह की कीस्टोन स्पीशीज है। समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को ये मैनेज करके रखता है, बैलेंस में ला कर रखता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो हमारी IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उस IUCN की रेड डाटा बुक में ये वर्नेबल की कैटेगरी में है। दूसरी खास बात, इसको संरक्षण भी प्रदान है। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया है 1972, उसके ये शेड्यूल 1 में है, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड स्पीशीज है। तीसरी खास बात है जो हमारी साइट्स है, साइट्स नाम की जो चीज है उसमें ये अपेंडिक्स 1 में है, यानी कि वहां पर भी ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है। तो बड़ा ही प्रोटेक्टेड एनिमल है, और इसके संरक्षण के लिए हम जो है यहाँ पर भारत में काम कर रहे हैं। उड़ीसा के कोस्ट पे ये हर साल जो है ये ऑलिव रिडली टर्टल्स की फीमेल्स झुंड में आती हैं, कई सारी हजारों लाखों की आती हैं, संख्या में आती हैं, और वहां पर आकर ये एक साथ अंडे देती हैं। ठीक है, इस घटना को अरीबाडा कहते हैं। अरीबाडा मतलब अराइवल। तो यहाँ पे कई सारे ऑलिव रिडली टर्टल आते हैं और अराइवल करके यहाँ पर वो अंडे देने का कार्य करते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एनिमल है ऑलिव रिडली टर्टल, और इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार कई सारे काम और कर रही है। उन्हीं संरक्षण के कार्यों के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया, ऑलिव रिडली टर्टल के लिए। तो लिखा, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडली टर्टल अलोंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो अभी भी हमने बात की कि उड़ीसा के तट पर आते हैं, तो वहां पर तो भारतीय जो तटरक्षक बल है उसके द्वारा यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। दूसरा कह रहा है ऑपरेशन ओलिविया इज कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। देखिए, अगस्त का महीना नहीं होता है, ये इनके अराइवल का टाइम नहीं है, इसका जो टाइम है नवंबर से लेकर मई है। तो यहां पर ये जवाब जो है थोड़ा सा गलत हो जाता है। ये ऑपरेशन मेनली नवंबर से मई के दौरान परफॉर्म किया जाता है, ना कि अगस्त के महीने में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सही है, और दूसरा वाला गलत हो जाता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। केवल एक ही आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। नंबर लास्ट में मूव करते हैं। नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है अपिक्को मूवमेंट। अब अपिक्को मूवमेंट जो है उससे पूछा गया ये मूवमेंट निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, अपिक्को शब्द का क्या है, अपिक्को का मतलब है गले लगाना, गले लगाना, हक कर लेना, यानी जैसे पेड़ पौधों को पकड़ कर रख लेना। इसी तरह का मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में चला था, उत्तराखंड में, जिसका नाम था चिपको। अब अपिक्को वर्ड जो है वो बेसिकली कन्नड़ भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इट इज बेसिकली कन्नड़ा का शब्द है, और कन्नड़ा बोली जाती है कर्नाटका में, अब कहने की जरूरत है नहीं। तो एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जिनका नाम था पांडुरंग हेगड़े। तो पांडुरंग हेगड़े ने कर्नाटका में जो जंगल थे उनके संरक्षण के लिए, उनको कटने से बचाने के लिए अपिक्को नाम से मूवमेंट चलाया था। तो अब ज़्यादा स्टेटमेंट को समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब 4 स्टेट दे रखे हैं, और इसमें से किस स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ना तो उत्तराखंड होगा, ना उत्तर प्रदेश है, ना केरला है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है, राइट आंसर इज कर्नाटका, और कर्नाटका है 4 नंबर पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 4। तो केवल 4 ही आपका सही है, बाकी आपके गलत हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 17 क्वेश्चन जो ये इन्वायरमेंट के पूछे गए थे, 17 के 17 क्वेश्चंस के डिटेल एनालिसिस आपको करके दे दी है। और अब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपके सामने आऊंगा तो आपको जो है जियोग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे गए थे, उनकी डिटेल एनालिसिस हम लोग एक साथ मिलकर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।